नमस्कार दोस्तों, लर्न अभी टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक ईपीएस से रिलेटेड जो भी हमारी कंप्यूटर की क्लासेस हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमें जहाँ से भी जो भी डिटेल्स मिल पाई हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। हमें ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें जितना भी पढ़ना है बहुत ही सेलेक्टिव पढ़ना है, और जिससे हम जो वहाँ पे एग्ज़ाम हो तो उससे क्वेश्चंस जो भी हों वो क्लियर कर पाएँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप विंडोज़ का आपने नाम सुना होगा। सभी लोग विंडोज़ के नाम से परिचित होंगे। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और विंडोज़ वही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसी तरीके से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक MS ऑफिस हो गया, MS वर्ड वगैरह, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, पर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विंडोज़ के बारे में। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा नाम, है ना। कोई दिक्कत हो आप लोग तुरंत कमेंट कर सकते हैं, आप जो भी प्रॉब्लम होगी उसका निदान किया जाएगा। इसके बारे में हम लोग जानकारी कर लेते हैं। विंडोज़ को जिसने बनाया वो कौन था? माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। फाउंडर इसका माइक्रोसॉफ्ट है। इसके बाद इसकी जो रिलीज़ डेट है, कब बनाया गया, तो ये जब रिलीज़ किया गया 20 नवंबर 1985, 1985 को, 20 नवंबर 1985 को ये रिलीज़ किया गया है। इसका जो फर्स्ट वर्जन था, ठीक है, वो क्या था? ये सारी चीज़ें मैं आपको वो बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें जो आपको क्वेश्चन में ज़रूर आएंगी। बेसिक वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज़ 1.0। ये कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था नवंबर 1985 में, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। इसका प्रेजेंट जो इस वक्त लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? क्योंकि जो पूछा जाता है वो उसी से रिलेटेड आता है। लेटेस्ट वर्जन, फर्स्ट वर्जन, इसके अलावा नहीं। लेटेस्ट वर्जन इस वक्त दोस्तों चल रहा है विंडोज़ 11, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 5, 2021, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि वर्जन्स विंडोज़ ने कौन कौन से निकाले हैं। तो वर्जन्स के बारे में अगर हम जानकारी करेंगे तो इसमें स्टार्ट है विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ 1, फिर 2, 3। यहाँ पे ये सबके आगे विंडोज़ कॉमन है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। विंडोज़ 1, विंडोज़ 2, विंडोज़ 3, इस तरीके से मैं आगे पढ़ता चला जा रहा हूँ। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद एन टी का यहाँ पे मीन्स था न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एन टी के बाद 95 आया, 95 के बाद 98 आया, 98 के बाद 2000 आया, तो 1000 के बाद आपका एम आया। एम क्या है यहाँ पर? एम को बोलते हैं हम मिलेनियम एडिशन, ठीक है। इसके बाद क्या आया? इसके बाद आया एक्सपी। एक्सपी को हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी था, इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया था। कई लोग बंद ज़रूर हो गया, कई लोग कुछ जगहों पर आज भी कुछ लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आया था विस्टा। विस्टा के बाद आया 7, फिर 8, देन 8.1, फिर 10, फिर 11। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मुझे और बतानी है कि यहाँ पे 8 के बाद 9 क्यों नहीं आया? लगातार कॉन्टीन्यूसली आ रहा था। तो जनरली दोस्तों बात ये थी कि
जनरली बात दोस्तों ये थी, विस्टा के पास 7, 8, 8.10 और 11। दो दिक्कत यहाँ पे ये थी क्योंकि 9 का कुछ न्यूमरोलॉजी की प्रॉब्लम थी वहाँ पर बिल गेट्स के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने 8 के बाद 8.1 रखा, 9 नहीं रखा, सीधे 10 और 11। और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों, विंडोज़ 8 में इन्होंने क्या किया था कि स्टार्ट का जो बटन था, स्टार्ट मेनू जैसे बोलते हैं आप टास्क बार में, वो इन्होंने हटा दिया था। इसी के बाद चूँकि वो हट गया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई लोगों को और ये उतना अच्छा नहीं चला। इसी के जस्ट बाद आनंद फानंद में उन्होंने 8.1 निकाला, ठीक है, और इसमें उन्होंने फिर से क्या किया, स्टार्ट मेनू दे दिया। मुझे लगता है दोस्तों इसमें कोई आपको कोई समस्या नहीं होगी, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो वर्ज़न है ये किस टाइप का वर्ज़न है? अब इसमें दोस्तों हमको ग्राफिक दिखते हैं, ग्राफिक्स दिखते हैं का मतलब जैसे आइकन्स हैं, पीछे बैकग्राउंड्स दिखता है, हम इसमें पिक्चर्स भी आती है, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, तो इसलिए इसे हम जो इसका इंटरफेस है वो ग्राफिकल इंटरफेस है, तो इसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब हो गया GUI, ठीक दोस्तों, यानी कि आप इसको माउस प्लस कीबोर्ड की मदद से काम कर सकते हो। एक होता है दोस्तों CUI, कमांड यूज़र इंटरफेस, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। कमांड यूज़र इंटरफेस कौन सा है? ये आपके ये जितने भी विंडोज़ हैं ये तो आपको जानते हो कि किसके हैं, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं। बट अगर मैं कमांड यूज़र इंटरफेस की बात करूँ तो आपका कमांड यूज़र इंटरफेस, कमांड यूज़र इंटरफेस, इसको बोलते हैं CUI। कमांड यूज़र इंटरफेस में क्या होता है, हमारा प्रॉपर कमांड वर्क करती है, ठीक, बेसिकली कमांड वर्क करती है। तो कमांड वर्क करने पर क्या होता है, यानी कि वहाँ पे माउस और कीबोर्ड वर्क नहीं करता, आप उसमें जैसे कोई चीज़ कॉपी करनी है तो COPY कॉपी आपको कमांड चलानी पड़ेगी, या आपको वहाँ पे कोई जो उसकी बेसिकली कमांड होगी वो चलानी पड़ेगी, तो ये काम होता है। तो GUI और CUI में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपका ये है, कमांड यूज़र इंटरफेस, ठीक है, कमांड यूज़र इंटरफेस को आप बोल सकते हो जो आपका MS DOS था। MS DOS आपने सुना होगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। अब दोस्तों इतना यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, मुझे लगता है यहाँ पे तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग चलते हैं। आगे दोस्तों क्या है, आगे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो या तो क्लाइंट होता है या तो सर्वर होता है, ठीक। जो ऑपरेटिंग लेकिन विंडोज़ ने क्या किया था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला था, सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो क्लाइंट भी था, मतलब क्लाइंट के लिए भी था और सर्वर के लिए भी था। और वो कौन सा था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम था, OS भी लिख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसको आप लिख लीजिए विंडोज़ 2000। विंडोज़ 2000 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो क्लाइंट के लिए भी था और सर्वर के लिए भी था, ठीक है। इसको आप नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, नेटवर्किंग OS, ठीक। ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, आप लोग देखते हैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ जनरली, अभी हम लोग पढ़ाने से पहले कि थोड़ा सा जान लें, इसके बाद हम धीमे धीमे उसी में आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ जो भी डिटेल्स हैं वो APS में ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, वो बेसिक जानकारी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए जो आपको आनी चाहिए, वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकें, जिससे क्वेश्चन फंसे आप मत फंसो, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पर, माई कंप्यूटर का एक आपने
ऑप्शन देखा होगा माय कंप्यूटर। जनरली आप सिस्टम खोलते हो माय कंप्यूटर का ऑप्शन देखते ही देखते हैं। तो माय कंप्यूटर का जो ऑप्शन है दोस्तों, सबसे पहले कब आया था? विंडोज़ 95 में। विंडोज़ 95 में सबसे पहले माय कंप्यूटर का ऑप्शन लॉन्च हुआ था। माय कंप्यूटर आइकन होता है, अब तो कंप्यूटर भी चल रहा है, कई अलग अलग नाम आ गए हैं, लेकिन सबसे पहले माय कंप्यूटर नाम जो लॉन्च हुआ था वो विंडोज़ 95 में हुआ था। अच्छा, हम लोग माय कंप्यूटर ही बोलते हैं, बट इसको आप अगर फॉरेन में जाओगे तो वहाँ पर इसको जो जेन्युइन नेम है विंडोज़ एक्सप्लोरर है। क्या है दोस्तों? विंडोज़ एक्सप्लोरर। या चूँकि ये फाइल को एक्सप्लोर करता है, ठीक है, इसलिए इसे फाइल एक्सप्लोरर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई नहीं होगी। ये क्लियर हो गया दोस्तों आपको? विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर इसको बोलते हैं। माय कंप्यूटर नहीं होता। माय कंप्यूटर का मतलब मेरा कंप्यूटर, क्योंकि वो आपके सिस्टम पे है इसलिए उसका नाम माय कंप्यूटर रखा ज़रूर गया है, बट जनरली वे में अगर आप बात करोगे तो विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विंडोज़ 8 में आपको मैं बता चुका हूँ कि जो स्टार्ट बटन था वो नहीं था। चाहो तो आप इसको लिख लो, विंडोज़ 8 स्टार्ट बटन नॉट गिवन, इसमें नहीं दिया गया था। ठीक है, नॉट हैविंग स्टार्ट बटन। ठीक है, इसके बाद आप एक चीज़ और कर सकते हो कि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपने हाइबरनेट मोड सुना होगा, हाइबरनेट और स्लीप मोड। तो हाइबरनेट मोड का मतलब होता है कि जब आपको लॉन्ग टाइम के लिए कहीं, जैसे आप जा रहे हो, सिस्टम ओपन करके चले गए हो, इसको आप हाइबरनेट और स्लीप मोड, ये दोनों मोड है। ध्यान दिया होगा आपने, जब आप स्विच ऑफ करते हो सिस्टम, जहाँ पे आपको जिसको शट डाउन होता है या रीस्टार्ट होता है, तो वहाँ पर ये वर्क करता है हाइबरनेट और स्लीप मोड। तो हाइबरनेट का मतलब होता है कि आप जैसे अगर लॉन्ग टाइम का आपका पीरियड जो है वो ब्रेक ले रहा हो, जैसे आपने आज रात में बंद कर दिया, हम कल सुबह उठेंगे, 10 घंटे हो गए, तो आप हाइबरनेट मोड का यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हो हाइबरनेट मोड। और स्लीप मोड क्या होता है? स्लीप मोड वो होता है जैसे अभी आप गए हो खाना पीने खाने जा रहे हो, 15-20 मिनट आधे घंटे की बात है, तो वहाँ पर आप ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। दोनों काम क्या करते हैं? दोनों का काम ये होता है कि आपका जो सिस्टम है वो स्लीप मोड हाइबरनेट मोड पे तब जाता है। स्लीप मोड का मतलब होता है कि वो सिस्टम आपका चल रहा है, बट वर्क वो वहीं से करेगा। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपका ओपन वहीं से होगा जहाँ से आपने काम किया है। ठीक है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये हाइबरनेट लॉन्ग टाइम के लिए भी होता है। आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जनरली आज स्लीप मोड पे भी कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं, हाइबरनेट पे भी यूज़ करते हैं। हाइबरनेट तो आप देते ही नहीं, स्लीप मोड आता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आ जाते हैं जो आपका फाइल एंड फोल्डर मैनेजर होता है, जिसे हम विंडोज़ एक्सप्लोरर बोलते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? इसकी शॉर्टकट की आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, विंडोज़ प्लस ई होता है। मैं आगे भी अभी एक जगह इसको लिखवा दूंगा सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो विंडोज़ 11 थी, विंडोज़ 11 कब आपको लॉन्च की गई है? अक्टूबर 5, 2021। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन और हो सकता है कि विंडोज़ 11 जो रिलीज़ की गई वो आपका 5 अक्टूबर 2021 को था, बट अगर आपसे इसके क्वेश्चन पूछे कि इसका अनाउंस कब किया गया, इसे अनाउंस कब किया गया, विंडोज़ 11 को अनाउंस कब किया गया? दोस्तों, जब इसको अनाउंस किया गया था वो तारीख थी अगस्त 31, 2021। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको जनरली आपको वर्क करेंगी, कैसे किस तरीके से काम करना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। कंट्रोल कीज़, जो इसमें कंट्रोल कीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो कंट्रोल कीज़ में जैसे आपने देखा होगा जो सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें कंट्रोल कीज़ का वर्क क्या होता है। कंट्रोल की को लिखते कैसे हैं, आप जानते हो, CTRL करके लिखते हैं, ठीक है। कीबोर्ड में आप देख भी सकते हो, कीबोर्ड में ये कीज़ होती हैं कंट्रोल की, ये कंट्रोल की है, ठीक है। और दो होती हैं कंट्रोल की, एक ये है और दूसरी कीबोर्ड में एक ये है, ठीक। इसी तरीके से आल्ट कीज़ होती हैं, ये हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं ऊपर, ये सारी की सारी ऊपर यहाँ तक फंक्शन कीज़ होती हैं। फंक्शन कीज़ यहाँ पर 12 नहीं है, 13 है, ये ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड एक ये भी एक फंक्शन की है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अच्छा, ये आप जनरली आप देख चुके हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो कंट्रोल हो गई, ऑल्ट हो गई, ठीक है, ये शिफ्ट हो गई, ये जो कीज़ होती हैं, मैं तीनों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये तीनों कीज़ होती क्या हैं, इन्हें हम कहते हैं मॉडिफायर, ठीक है दोस्तों, ये मॉडिफायर कीज़ होती हैं, ठीक। मॉडिफायर कीज़ इन्हें कहते हैं। मॉडिफायर का मतलब ये अकेले यूज़ नहीं होती हैं, ये किसी न किसी के साथ मॉडिफायर काम करती हैं, जैसे कंट्रोल+C, ठीक। शिफ्ट के साथ अगर आप कुछ प्रेस करते हो तो वो बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, कैपिटल, या आप देखते हो कि जो ये सिंबल लिखे होते हैं, ये जो सिंबल लिखे होते हैं, ये ऊपर वाले जितने भी होते हैं, जो ऊपर के सिंबल हैं वो हमेशा शिफ्ट के साथ प्रेस किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऑल्ट क्या काम करता है कि ऑल्ट को भी ऑल्ट F4, ऑल्ट के साथ फंक्शन की F4 प्रेस करते हैं तो वो बंद करने का काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी को मॉडिफाई काम करने का काम करती हैं, ठीक है, इसीलिए इसे मॉडिफायर कीज भी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक होती है टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ किसे कहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये चीज़ें पूछी जाती हैं और यही जनरल पूछ ली जाएंगे। तो टॉगल कीज़ कौन सी होती है दोस्तों, टॉगल कीज़ हो गई आपकी कैप्स लॉक, ठीक, देखा होगा कैप्स लॉक हो गई। इसके अलावा आपका होता है स्क्रॉल लॉक, जानते ही होंगे, नम लॉक, है ना। ये जो कीज़ होती हैं ये टॉगल कीज़ होती हैं। अच्छा, इनका वर्क क्या हो, कैप्स लॉक का आपको सीधे पता है कि कैप्स लॉक का मतलब कि कैपिटल में कर देता है। नम लॉक का मतलब नंबर का जो साइड का जो नंबर बटन होता है इसे कहते हैं। ये जो नंबर पैड होता है ये नम लॉक है। इसको आप प्रेस करोगे तो नम लॉक क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इसको बंद कर दोगे जैसे यहाँ की लाइट बंद, तो ये सब एक्टिव नहीं रहेगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। स्क्रॉल लॉक का क्या यूज़ होता है, स्क्रॉल लॉक एक अच्छी चीज़ है। स्क्रॉल लॉक का यूज़ ये होता है, जो स्क्रॉलिंग होती है, आप देखा है कि आप ऊपर नीचे करते हो माउस के थ्रू या आपके जो एरो बटन है उसके थ्रू, तो अगर आप स्क्रॉल लॉक लगा दोगे तो वो ऊपर नीचे नहीं होगा, वो वहीं रुक जाएगा। अब आप चाहें तो कुछ भी करो तो उसमें स्क्रॉल लॉक नहीं होगी, मतलब आपका जो साइड में स्क्रॉल बार होता है वो वर्क नहीं करता है, ठीक है। जनरली इसका मेन मतलब यही होता है। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके दोस्तों, कुछ शॉर्टकट कीज़ थी वो मैं आपको बता देता हूँ। आइए, कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं दोस्तों, जैसे कंट्रोल+A। कंट्रोल+A का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, ठीक है। इसी तरीके से कंट्रोल+B बोल्ड, कंट्रोल+C कॉपी। ये सब जनरली आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा इसका, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसमें से भी पूछे जा सकते हैं। इसमें बेसिक क्वेश्चंस ज़रूर आपको आने चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी वहाँ पे एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम का पेपर डिज़ाइन करेगा वो इसी तरह से करेगा कि जो भी आपका पेज वो
सिलेबस आपका दे रखा है, उसमें बेसिक जानकारी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। और मैं आपको बीच बीच में अभी ये क्लियर करने के बाद जनरल आपको मॉक टेस्ट भी कराऊंगा। तो दोस्तों कोशिश करिएगा, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जितनी जल्दी हो सके पढ़ाई अच्छे से करिए, ठीक है। Ctrl+G का मतलब ओपन फॉन्ट विंडो इन MS वर्ड, ये डायलॉग बॉक्स ओपन करता है फॉन्ट, ठीक है, MS वर्ड में, ठीक है। Ctrl+C का मतलब क्या होता है, ये सेंट्रल अलाइनमेंट करता है। सेंट्रल अलाइनमेंट मतलब जो आपका अलाइनमेंट होता है, एक होता है लेफ़्ट राइट सेंटर, तो ये बीचों बीच अलाइनमेंट करता है, उसे सेंटर अलाइनमेंट करता है। Ctrl+F क्या होता है, ओपन विंडो फॉर ओपन फाइंड विंडो। Ctrl+F आप करोगे ओपन फाइंड विंडो का वर्क करता है। Ctrl+G का मतलब होता है गो टू। Ctrl+H का मतलब होता है रिप्लेस एंड फाइंड। दोस्तों ये हम आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे, अभी फ़िलहाल आप पढ़ें, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको सिस्टम पे करके बता दूंगा, तब आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, दिक्कत नहीं रहेगी। इसके बाद Ctrl+I इटैलिक, इटैलिक में हल्का सा तिरछा लिखा जाता है। रिप्लेस एंड फाइंड का मतलब होता है कोई चीज़ आप Ctrl+H में क्या होता है, रिप्लेस एंड फाइंड दोनों डायलॉग बॉक्स आते हैं। Ctrl+F में क्या होता है, फाइंड विंडो आ जाती है। फाइंड का मतलब जो वर्ड आप पूरे डॉक्यूमेंट मान लीजिए 100 पेजेस का है, उसमें आप कुछ ढूंढना चाहते हो, वर्ड ढूंढना चाहते हो, तो Ctrl+F करते हैं। रिप्लेस का मतलब जैसे आप कोई चीज़ रिप्लेस करना चाहते हो। 3 इडियट्स में आपने एक बहुत ही अच्छा एक कॉमेडी सीन देखा होगा, जब वो टीचर्स डे के दिन एक प्रतियोगिता में अपनी स्पीच देता है, तो उसमें इसका सबसे अच्छा प्रयोग किया गया रिप्लेस एंड फाइंड का। तो रिप्लेस का मतलब आप जो भी वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने देखा कि कंट्रोल वर्ड्स मुझे रिप्लेस करना है किससे, ऑल्ट से, तो मैं कंट्रोल जैसे ही प्रेस करूँगा Ctrl+H, तो कंट्रोल कॉपी करके या लिख के वहाँ पर डाल दूँगा, तो मुझे ये जितने भी हैं ये कंट्रोल वहाँ पे शो हो जाएंगे, फाइंड हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं किसी चीज़ से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद Ctrl+I इटैलिक, Ctrl+J जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट का मतलब होता है दोनों तरफ से आपका मार्जिन बराबर कर देता है। Ctrl+K का मतलब क्या होता है, ये हाइपर लिंक क्रिएट कर देता है। हाइपर लिंक का मतलब जैसे जिसमें किस आप प्रेस करो और आप किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाओ, कोई ना कोई लिंक, या लिंक का मतलब होता है कि जैसे कि आप वेबसाइट है, आप देखते हो कोई चीज़ लिखते हो, उस पर जैसे ही आप प्रेस करते हो हैंड बन के आता है और आप क्लिक कर देते हो, तो वो आप उस पेज से हट के दूसरी उसकी वेबसाइट में या किसी ईमेल पे या जो भी जैसे भी जाना हो, तो लिंक का मतलब उससे कुछ ना कुछ लिंक रहता है। इसी तरीके से Ctrl+L लेफ़्ट अलाइनमेंट, मतलब बाएं तरफ से उसका अलाइनमेंट सही करना। Ctrl+M का मतलब क्या होता है, Ctrl+M बेसिकली होता है इंडेंट के लिए, जो पैराग्राफ का इंडेंट है उसके लिए वर्क करते हैं। Ctrl+N का मतलब क्या होता है, Ctrl+N का मतलब होता है क्रिएट न्यू पेजेस के लिए। Ctrl+O ओपन है फाइल के लिए, एक फाइल को ओपन करने के लिए, जो भी फाइल डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करने के लिए करते हैं। Ctrl+P का मतलब क्या है, प्रिंट के लिए यूज़ होता है ये डायलॉग बॉक्स। Ctrl+Q जो आपका पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग आपने अभी तक की होगी वो सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। Ctrl+R क्या होता है, राइट अलाइन टेक्स्ट, मतलब दाहिनी तरफ से वो अलाइन टेक्स्ट को अलाइन करेगा, दाहिनी तरफ से कर देगा लिखने के लिए। Ctrl+S का मतलब क्या होता है, सेव डॉक्यूमेंट। आप कोई भी डॉक्यूमेंट से लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, उसमें जो भी चीज़ें सेव करनी है वो सेव, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है Ctrl+S का। इससे आप चीज़ें को सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। Ctrl+T का मतलब क्या होता है, क्रिएट न्यू टैब इन वेब ब्राउज़र। जो आपका वेब ब्राउज़र है, जैसे गूगल क्रोम है, वहाँ पे आप जैसे Ctrl+T प्रेस करोगे तो आपका एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अच्छा, Ctrl+U का मतलब होता है अंडरलाइन टेक्स्ट, मतलब कोई भी चीज़ लिखी होगी उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा। Ctrl+V का मतलब होता है पेस्ट। Ctrl+C और V या Ctrl+X और Ctrl+V दोनों ये तीनों बहुत ही ज़्यादा प्रोसीजर में रहते हैं। मतलब जो चीज़ आप कट करोगे वो पेस्ट करोगे, या कॉपी करोगे तो पेस्ट करोगे। पेस्ट का मतलब होता है कॉपी करके उसी जगह चिपका देना। Ctrl+W होता है क्लोज ओपन टैब इन अ ब्राउज़र, मतलब जो भी आपका ब्राउज़र ओपन होगा उसको वो क्लोज कर देगा। Ctrl+X मैं अभी बता चुका हूँ, कट के लिए यूज़ होता है। Ctrl+Y का मतलब होता है रीडू। Ctrl+Z का मतलब अंडू। अंडू रीडू का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने कोई चीज़ ये लिखी क्लोज ओपन, और ये मुझसे गलती हो गई या कुछ गलत हो गया, तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+Z जैसे ही करूँगा तो ये एक स्टेप पीछे चला जाएगा, मैंने कुछ नहीं लिखा था वैसे ही आ जाएगा। फिर अगर मुझे लगा नहीं ये ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं Ctrl+Y मतलब एक स्टेप आगे चले जाऊँगा। जितना स्टेप पीछे होगा उतना ही स्टेप आगे होगा। मतलब अंडू पहले होता है और रीडू बाद में होता है। अगर आप अंडू करते हो यानी पहले पीछे आते हो, तो रीडू का मतलब उसी एक स्टेप को आगे करेगा। ठीक है दोस्तों।
इसके अलावा कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, ये जो 3 फिंगर कीज़ होती है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, ठीक, ये होती है, आपको मैं बता देता हूँ। इसमें ये कंट्रोल ऑल्ट के साथ, ये दोनों के साथ ये डिलीट बटन प्रेस करना होता है। ये तीनों जैसे ही आप प्रेस करोगे तो क्या होता है, टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। टास्क मैनेजर बोल सकते हो, ये आपका सिस्टम भी रिबूट भी होता है। जब आपका सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप उसमें अगर ये तीनों फिंगर कीज़ यूज़ करते हो तो आपका जो सिस्टम है वो रिबूट कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आते हैं फंक्शन कीज़ क्या काम करती हैं। फंक्शन कीज़ दोस्तों यहाँ पे बेसिकली F1 जैसे है, वो हेल्प के लिए यूज़ होती है। हाँ, जो भी चीज़ें आप उसमें जानकारी चाहते हो वो यूज़ हो जाएंगी। F2 का मतलब होता है रीनेम, किस चीज़ के लिए, फोल्डर या फाइल का जो आपको रीनेम करना है उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा F3 क्या होता है, सर्च के लिए यूज़ होता है। F4 क्या होता है, रिपीट लास्ट एक्शन परफॉर्म, मतलब जो आपका लास्ट एक्शन रिपीट हुआ था उसको परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। Alt + F4 क्लोज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, Alt + F4 जो होता है वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए होता है। इसी का यूज़ शट डाउन के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्टकट कीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है इससे। F5 का मतलब होता है रिफ़्रेश या रिलोड पेज। रिफ़्रेश सिस्टम में आप डायरेक्टली करोगे तो रिफ़्रेश कर देगा, और अगर आप जनरली किसी चीज़ पे करोगे, मतलब गूगल क्रोम वगैरह पे, तो आपका रिलोड कर देगा। F6 क्या करता है, इन ब्राउज़र मूव्स कर्सर टू द एड्रेस बॉक्स, मतलब आप जैसे ही F6 प्रेस करोगे किसी भी ब्राउज़र में तो जहाँ पे URL लिखा जाता है वहाँ पर जाकर कर्सर यानी एड्रेस बार में कर्सर तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा। F7 का मतलब, F7 फंक्शन 7 का मतलब होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। जो भी आपका ग्रामर और स्पेलिंग से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स होगा उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी वो शो करेगा। Shift + 7 का मतलब क्या होता है, इसमें दोस्तों जो आपका ट्रेजर्स होता है MS वर्ड में, यानी कि जिसे आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का वर्क कहते हैं, उसमें ये काम करता है। Shift और F7 वहाँ पर ट्रेजर दिखाई देता है। अगर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको ये दिखाऊंगा। इसके अलावा F8 क्या होता है, ओपन सेफ मोड इन विंडो। F8 क्या करता है, सेफ मोड में ओपन करता है। जब आपका सिस्टम ऑन हो रहा हो तो जब आप F8 प्रेस कर दोगे तो F8 का मतलब हो जाएगा कि सिस्टम आपका सेफ मोड में ओपन आ जाएगा। सेफ मोड क्या होता है, सेफ मोड दोस्तों वो होता है जैसे आपकी बाय डिफ़ॉल्ट तो जो सिस्टम है वो आपका किस में ओपन होता है, नॉर्मल विंडो पे, बट सेफ मोड का मतलब होता है कि वो जो भी सिस्टम है वो उसमें कोई अगर मान लीजिए ख़राबी हो गई है या कोई प्रॉब्लम है, रिपेयर करने के लिए कोई फाइल है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप खुद को रिवाइव कर लेता है, खुद को मतलब सेफ मोड पे प्रॉपर वर्क करके खुद ही अपने आप का जो भी डेटा होता है, जो भी आपकी फ़ाइल प्रॉब्लम कर रही होती है उसको रिपेयर कर लेता है। ये वर्क सेफ मोड का काम करता है। इसमें ब्लैक कलर की विंडो आ जाती है, उसमें आप वर्क करने लगते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर वर्क करता है। F9 में क्या होता है, रिफ्रेश अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, सेंड और रिसीव इन MS आउटलुक। MS आउटलुक में ये सेंड और रिसीव का वर्क करता है F9 में। और वैसे क्या करता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट कोई होगा MS वर्ड में वहाँ पे ये रिफ्रेश का काम करेगा। F10 का क्या काम है, MS वर्ड में एक्टिव द मेनू बार और रिबन। F10 क्या करता है, जो MS वर्ड में जो रिबन होता है, ऊपर जो रिबन दे रखा था जिसमें पहले आपका जो मेन्यू होता है, मेन्यू के जस्ट नीचे दे रखा होता है रिबन, उसमें ये F10 काम करता है। Shift + F10 का काम क्या होता है, Shift + F10 का काम होता है कि जो राइट क्लिक आप करते हो माउस से, वही सेम काम Shift + F10 करता है। ठीक है, डेस्कटॉप पे, यानी कि जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, किसी भी आइकन को आप सेलेक्ट कर लो वहाँ पर, जैसे ही आप Shift + F10 कर लोगे तो उसकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। F11 क्या काम करता है, F11 काम करता है एग्जिट और एंटर फुल स्क्रीन मोड ऑन ब्राउज़र। जो ब्राउज़र का आप देखते हो नीचे टास्क बार आता है, ऊपर टाइटल बार आता है, ये सारी चीज़ें शो होती हैं। अगर आप F11 कर दोगे तो उसकी जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन हो जाएगी, उसमें नीचे टास्क बार और ऊपर टाइटल बार सब हट जाएगा, और उसको आप दोबारा प्रेस कर दोगे तो फिर से वही ये चीज़ आ जाएगी। F12 क्या करता है, F12 करता है ओपन शो एज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, जो आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स होता है उसको ये ओपन करता है। विंडोज़ 11 फीचर्स के बारे में, विंडोज़ 11 के क्या क्या फ़ीचर्स थे, तो दोस्तों यहाँ पर एक तो सबसे पहला फ़ीचर्स था न्यू स्टार्ट मेनू। ठीक है, जो स्टार्ट मेनू था
इसके अलावा न्यू स्टार्ट मेनू में क्या था, जो नीचे का ऑप्शन था वो, जैसे आपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा था, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो एप्पल में चलता है, कुछ सेम इन्होंने कॉपी करके वैसा सिस्टम यहाँ डाला था विंडोज़ 11 में। एंड्रॉयड ऐप सपोर्ट करता है। सबसे दूसरी चीज़, सबसे बड़ी ये बात ये है कि आपसे पूछा जाए कि एंड्रॉयड ऐप को सपोर्ट करने वाला कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपका विंडोज़ 11 है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। विंडोज़ 11 आपका न्यू स्टार्ट मेनू, इसके अलावा एंड्रॉयड ऐप सपोर्ट का है। तीसरा, ये इंटीग्रेटेड गेमिंग के लिए यूज़ होता है, ये विजेट्स के लिए यूज़ होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम व्यूअर फॉर्मेट के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा नोटिफिकेशन एरिया या सिस्टम ट्रे, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपने सिस्टम देखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये जनरली आपका टास्क बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आइकन्स, स्टार्ट मेनू, यहाँ पे आइकन्स होता है, यहाँ पर आपका डेट टाइम वगैरह शो होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये आपके न्यू स्टार्ट मेनू है वो तो यहीं पे शो हो जाएगा, ठीक है। एंड्रॉयड ऑफ सपोर्ट है वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा विजेट्स क्या होते हैं, विजेट्स जैसे आपका डेट टाइम, ठीक है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम व्यूअर्स फॉर्म मीट, ये क्या है दोस्तों, ये एक नया फीचर है, ये अभी बना है जब आपका 2020 में जब आपकी कोरोना काल आया था, उसके बाद चूँकि ज़्यादातर लोग, इनका एक स्काइप भी था लेकिन उसमें ज़्यादातर लोग आ नहीं पाते थे, तो इसलिए लोग ज़्यादातर जूम पे चले गए, जूम मीटिंग पे, लेकिन इन्होंने फिर अपना खुद का एक बनाया माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे गूगल का भी है, गूगल मीट, ठीक है। देन ये इसी में इनबिल्ट रहता है। इसके अलावा नोटिफिकेशन एरिया या सिस्टम ट्रे, इसको इसी को बोलते हैं। ये जो एरिया है पूरा, जहाँ पर सारी चीज़ें शो होती हैं, जैसे ब्लूटूथ जहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे आप कोई चीज़ कमांड दे तो प्रिंटर को, वो भी सारी चीज़ें यहाँ शो होती हैं। तो ये सारा एरिया आपका कहते हैं सिस्टम ट्रे या नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। जितना हो सकता है मैं कोर्स कंप्लीट करा सकता हूँ, मैं कोशिश यही करूँगा कि आपका कोर्स कंप्लीट करा दूँ मैं। हिंदी भी आपकी बची हुई है, मैं हिंदी भी देखूँगा, आगे कोशिश करूँगा कि हिंदी भी आपके लिए उसके जो एक क्लास है वो भी हो जाए। विंडोज़ 10 और 11 के कमांड्स क्या हैं, बेसिकली सबके सेम ही रहते हैं। तो विंडोज़ प्लस एक्स, जिसको आप क्या कहते हैं, पावर मेनू खोलते हैं, ठीक है। विंडोज़ एस या क्यू, इसको सर्च के लिए यूज़ करते हैं। विंडोज़ प्लस आई, ओपन सेटिंग, ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं, कमांड्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। विंडोज़ प्लस आई का मतलब ओपन सेटिंग, आई। विंडोज़ प्लस ए, ओपन नोटिफिकेशंस। विंडोज़ प्लस एल, लॉक डिवाइस को लॉक कर देता है। ये विंडोज़ क्या है, विंडोज़ ये बटन होता है। विंडोज़ क्या होता है, ये जो बटन है विंडोज़ का, इसे कहते हैं, दो होते हैं, एक ये फ़िलहाल अभी एक ही आता है, यहाँ पे एक है, ये बटन है विंडोज़ का। इसके साथ ही जितने भी ये आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उसको प्रेस करने पर ये वर्क होता है। ये विंडोज़ प्लस डी शो डेस्कटॉप, मतलब आप कोई भी काम कर रहे होगे, अगर विंडोज़ प्लस डी प्रेस कर दोगे आप सीधे डेस्कटॉप पे पहुंच जाओगे, ठीक है। इसके अलावा विंडोज़ प्लस ई, विंडोज़ प्लस ई का मतलब क्या होता है, ओपन फाइल एक्सप्लोर। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, जो माई कंप्यूटर वाला वर्क था वो, उसे हम क्या कहते हैं, फाइल एक्सप्लोर या विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो इसे हम ओपन करने के लिए विंडोज़ प्लस ई यूज़ करते हैं। विंडोज़ आर रन कमांड का वर्क करता है, शॉर्टकट की है। विंडोज़ प्लस पी क्या है, प्रोजेक्शन स्क्रीन, मतलब जो आप प्रोजेक्टर लगाते हो उसके लिए आपको विंडोज़ प्लस पी प्रेस करेंगे तब वो प्रोजेक्शन स्क्रीन आपकी वर्क करेगी। इसके अलावा विंडोज़ प्लस वी, विंडोज़ प्लस वी में आपको क्लिपबोर्ड का काम होता है। क्लिपबोर्ड क्या होता है, क्लिपबोर्ड जैसे आप कंट्रोल प्लस सी करते हो, कंट्रोल प्लस एक्स करते हो, यानी कट कॉपी करते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो होती हैं, और वो तब तक शो होती हैं जब तक आपका सिस्टम बंद नहीं हो जाता है, ठीक है। उसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हो कंट्रोल प्लस वी करके, ठीक है। जनरली क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी करोगे, अगर आप एक चीज़ कॉपी किया मैंने, उसको पेस्ट कर दिया, उसके बाद मैंने ये कॉपी किया तो लास्ट वाला ये शो कर रहा है। लेकिन क्लिपबोर्ड में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने जो जो कॉपी किया वो दिखाई देगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, तीन कीज़, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इन तीनों को एक साथ आप प्रेस करोगे तो क्या होगा,
ओपन टास्क मैनेजर डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, उससे भी ओपन होता है, लेकिन उसमें आपको क्या है कि आपकी एक लॉग ऑफ स्क्रीन पे आप पहुंचते हो, तब आप जाके टास्क मैनेजर पे ओपन करते हो। इसमें क्या है, डायरेक्टली डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसमें आप जाके रिस्टार्ट भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, अगर आप वहाँ से जो लॉग ऑफ स्क्रीन होती है वहाँ से आप कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं NTFS। NTFS क्या होता है? NTFS होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं NTFS का, तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। अब NTFS में क्या काम होता है? एक तो इनिशियल वर्जन था 1993, ठीक, वहाँ से ये स्टार्ट हो गया। विंडोज़ NT 2000 XP विस्टा 7, 8, 10, 11, यहाँ ये सारी चीज़ें इसमें हुई हैं। इसका क्या क्या फीचर्स है, जैसे कि जर्नलिंग, फाइल कंपैरिजन, ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटीज़, ये काम इसके क्या होते हैं? NTFS के होते हैं, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चंस भी अगर आपसे पूछना चाहिए, विच अमंग द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट्स ओपन द प्रॉपर्टीज फॉर द सेलेक्ट आइटम ऑन ए विंडोज़, ठीक है। 10/10 होम स्क्रीन, तो क्या बताना है? Alt+Enter। Alt+ आप एंटर करोगे तो क्या होगा, जो भी आपकी Alt+Enter करने पर ही होगा। कैसे बोल रहा है ना, विच अमंग द फॉलोइंग कीवर्ड, मतलब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन था उसके लिए पूछा था, ये था ऑब्जेक्ट टाइप, बट मैंने ऐसे डायरेक्टली लिखा है, फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट ओपन द प्रॉपर्टीज़ फॉर द सेलेक्ट आइटम ऑन ए विंडोज़ और 10/11 होम स्क्रीन। मतलब आप चाहोगे किसी भी आइकन को सेलेक्ट करोगे, उसको Alt+Enter जब प्रेस करोगे तब वहाँ पर वो एक्टिव होगा, उसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएंगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, बेसिकली आप ये बात समझो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, इन विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैरेक्टर इज़ नॉट अलाउड एज फाइल नेम। तो आप जानते हो कि इसमें ये जो आपका बैक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, कॉलन है ना, एस्ट्रिक है, क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद ये डबल कोट्स हैं, ये आपका बोलते हैं इसको हम लोग ग्रेटर देन लेस देन है, बट यहाँ पर इसको लेफ़्ट एंगल और राइट एंगल बोला जाता है। ये आपका क्या है? पाइप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, चूँकि विंडोज़ जो बनाया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं, इसलिए हम इसको अपने नेम में नहीं डाल सकते, इसीलिए इतने सिंबल्स अलाउड नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, बैक स्पेस, फॉरवर्ड स्लैश, कॉलन, एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क, डबल कोट, ठीक है, लेफ़्ट एंगल और राइट एंगल, ब्रेसेस भी बोलते हैं, पाइप, इतनी चीज़ें हैं जो चूँकि ये कोडिंग में यूज़ हो चुकी हैं कहीं ना कहीं इस विंडोज़ में या कहीं किसी और तरह से, इसी वजह से ये आप नंबर में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। नंबर में आप नहीं लिख सकते हो। क्या, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, थोड़ी सी दिख नहीं रहा था आप लोगों को, तो बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, कॉलन, एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क, फिर डबल कोट्स, ये आपका लेफ़्ट एंगल, राइट एंगल और पाइप्स, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक क्वेश्चन और था, नेम द वेरी फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, बताइए। जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका नाम था GMOS, जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्या था? जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम, GMOS, सबसे पहला बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों को, एक ये बिट फाइंडर एंटीवायरस होता है, सॉरी बिट डिफेंडर एंटीवायरस होता है, जो विंडोज़ के साथ फ्री आता है। तो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, बिट डिफेंडर जो एंटीवायरस है बाय डिफ़ॉल्ट उसमें पहले से ही होता है। 90% तक चांस है कि आपको वायरस इसमें नहीं आएगा, 10% नहीं देता है, 100% गारंटी कोई नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं, ओपन सोर्स नाम ही ओपन सोर्स है, मतलब जो फ्री होते हैं,
जिनको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे विंडोज़ है, इसको पे करना पड़ता है, हम ख़रीदते हैं तब हमें मिलता है। लेकिन ये क्या है, जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो फ्री होते हैं। ये इनमें एडिटेबल होता है, मॉडिफायर होता है। जैसे ओपन सोर्स को आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे लाइनेक्स है। कुछ लोग लिनक्स भी बोलते हैं, लाइनेक्स भी बोलते हैं। तो लिनक्स में क्या है, आप लोग मॉडिफाई भी कर सकते हो, यानी कि कुछ उसमें एडिट भी कर सकते हो अगर आप कुछ करना चाहो। ठीक है, अपना काम भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। बेसिकली ये वायरस फ्री रहते हैं लाइनेक्स वगैरह। और एक चीज़ और, इसमें बेसिकली आप ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड यूज़र इंटरफेस दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बेसिकली वर्क करता है आपका ओपन सोर्स पर। और विंडोज़ क्या है, आप पेड करके लाते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ये नॉलेज के लिए हैं आपके। इसके बाद दोस्तों आते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन था, वर्ड पैड एक्सटेंशन, उसी से ही रिलेटेड है, हम लोग अपने आगे के लिए बढ़ रहे हैं। तो वर्ड पैड एक्सटेंशन क्या होता है, .rdf यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। वर्ड पैड एक्सटेंशन, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने देखे थे, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है दोस्तों, ये आपको पता ही होगा। वर्चुअल असिस्टेंट आप अपने मोबाइल पे भी देखते हो। ठीक है, क्या काम होता है, आपके काम को सरल करना, बेसिकली आप ये समझो। ठीक है, अब यहाँ पर जो MS विंडोज़ 10 है उसका जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो कॉर्टेना है। इसी तरीके से एप्पल का क्या है, सीरी है। अमेज़ॉन का एलेक्सा है। सैमसंग का बिक्सबी है। और गूगल असिस्टेंट किसका है, गूगल का। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब थोड़ा सा हम लोग जानकारी कर लेते हैं विंडोज़ अच्छा हाँ, एक चीज़ और बतानी थी यहाँ पे, जो वर्ड पैड है और नोट पैड है, नोट पैड में .txt होता है, वर्ड पैड .rdf लगता है। txt मतलब टेक्स्ट। तो वर्ड पैड क्या करते हैं, वर्ड पैड और नोट पैड में क्या डिफरेंस एक है कि वर्ड पैड में हम कुछ इसको कलर भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। टेक्स्ट में क्या है, नोट पैड में क्या है, नॉर्मल एक जैसे नोट पैड में हम लोग एक तरीके से लिखते चले जाते हैं, सेम भाई नोट पैड में लिखते हैं। और इसमें क्या है, वर्ड पैड में, वर्ड पैड में हम लोग कलर भी डाल सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, उसका फॉन्ट कुछ अलग चेंज कर सकते हैं। लेकिन नोट पैड में क्या है, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं बट कलरफुल नहीं कर सकते, फॉर्मेटिंग ज़्यादा नहीं कर सकते। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझो। ठीक है, हाँ, उसमें जो नोट पैड में जो .txt होता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। विंडोज़ एक्सप्लोरर, विंडोज़ एक्सप्लोरर जो था आया कब, 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑब्लिक फाइल एक्सप्लोरर एक ही बात है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पीछे के लिए मैंने आपको क्लियर किया था। यह एक फाइल मैनेजर सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। ये तो सीधी सी बात है, इसे सबसे पहले विंडोज़ 95 में लॉन्च किया गया था। अब मैंने आपको पीछे भी बताया था कि विंडोज़ एक्सप्लोरर यानी माई कंप्यूटर आपका 95 में आया था, विंडोज़ 95 में। क्योंकि ये 1995 में आया था, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, 95 विंडोज़ 95। GUI सुविधा देते हैं, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। शॉर्टकट की क्या होती है, विंडोज़ प्लस ई, विंडोज़ की दबाओगे प्लस उसके साथ ई प्रेस करोगे। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इसमें जो सारी चीज़ें थी वो स्टार्ट मेनू में भी दे रखी थी, टास्क बार, फोल्डर आइकन। ठीक है, जो जो फोल्डर क्रिएट करना होता था नया, उसके लिए Ctrl+Shift+N, ये आप जानते ही हो, इसमें बता ही चुका हूँ मैं। अगर आपको नया नहीं, ये मैंने नहीं बताया आपको। तो जो आपका फोल्डर कोई भी क्रिएट करना होगा तो Ctrl+Shift+N आप करोगे तो उसका फोल्डर एक नया क्रिएट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर क्या होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में भी आपको जानकारी करनी चाहिए, क्या होती हैं। ये सारे आपके सिलेबस में दे रखा है, उसी से जो भी हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे वो
आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो जिसको भी आपके यहाँ कोई दिक्कत हो, किसी को पढ़ने नहीं कुछ समझ में आ रहा हो, तो आप उसको ये शेयर कर सकते हैं दोस्तों। आपके एपीएस के लिए इससे अच्छा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। Peripheral devices of computer, external devices that provides input and output for the computer are called peripheral device. Like अब क्या बोल सकते हो, वो external devices, जैसे ये आपका कंप्यूटर सिस्टम, एक ये कीबोर्ड है, ये वायरलेस कीबोर्ड है मान लेते हैं, ठीक है। तो इससे आप कोई इनपुट्स, ये एक इनपुट डिवाइस है, आप इससे कुछ भी इनपुट करोगे कहाँ जाएगा, कंप्यूटर में जाएगा, ठीक है। माउस से आप कोई भी काम करते हो कहाँ जाएगा, कंप्यूटर में जाएगा। अब वही अगर प्रिंटर है, कोई प्रिंट निकालते हो तो वो कंप्यूटर से निकलेगा प्रिंट आउट, ठीक। बेसिकली प्रिंटर करता क्या है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो आपने क्या किया, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस थे, सारी चीज़ें उसको दी, उसके थ्रू वो काम करके आपको प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है, एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट प्रोवाइड्स इनपुट एंड आउटपुट फॉर द कंप्यूटर आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। अब पेरिफेरल डिवाइसेस होती क्या है, माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, प्रिंटर, सीडी रोम एटसेट्रा, ये सारी आपकी कौन सी हैं, क्या हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। होती कौन कौन सी, इनपुट आउटपुट स्टोरेज इस तरीके की होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर का इन्वेंशन कब हुआ, इन्वेंटर कौन थे, मतलब जिसने इसे बनाया वो कौन थे, वो थे चेस्टर कार्लसन। सबसे पहले इन्होंने बनाया 1938 में। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिंटर को सबसे पहले किसने डेवलप किया था, तो चेस्टर कार्लसन। चेस्टर कार्लसन ने 1938 में सबसे पहले प्रिंटर बनाया, ठीक है। प्रिंटर का नेम क्या था, इलेक्ट्रोफोटोग्राफी। क्या नाम था, इलेक्ट्रोफोटोग्राफी, ठीक है। उसके धीमे धीमे से क्या हुआ, एवोल्यूशन होना चालू हुआ। अब चूंकि एक चीज़ बन चुकी है तो फिर धीमे धीमे से उसमें कुछ ना कुछ शोध होते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर वर्क होते रहते हैं। जैसे पहले कीबोर्ड क्या था, माउस क्या था, वायरलेस आता था, ये सॉरी वायर पे आता था, फिर धीमे धीमे उस पर शोध हुए, वायरलेस पे आ गया, ठीक। तो हर चीज़ का एवोल्यूशन होता रहता है, वैसे ही इनका भी हुआ। तो 1953 में क्या हुआ, फर्स्ट हाई स्पीड प्रिंटर बनाया गया। किसने, रेमिंगटन ब्रांड ने बनाया। क्योंकि बनाया इन्होंने फर्स्ट हाई स्पीड प्रिंटर ज़रूर बनाया, बट चूंकि प्रिंटर के जन्मदाता कौन रहे, चेस्टर कार्लसन, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट हाई स्पीड प्रिंटर बनाया रेमिंगटन ब्रांड ने। सबसे पहला प्रिंटर अगर कोई पूछे तो वो चेस्टर कार्लसन ने ही बनाया था 1938 में, ठीक है। फिर उस बनाया, ये यूज़ किस में होता था, ये यूनिवैक में यूज़ होता था, ठीक है। 1957 में IBM के द्वारा डॉट मैट्रिक्स लाया गया। डॉट मैट्रिक्स तो अभी कुछ सालों तक यूज़ भी हुआ है। डॉट मैट्रिक्स जनरली आपने देखा होगा रेलवे में टिकट बनाने के लिए यूज़ करते थे। अभी भी शायद कुछ जगह पर हो सकता है यूज़ हो रहा हो, कि डॉट मैट्रिक्स से आज भी कहीं ना कहीं टिकट्स वगैरह हो सकता है बन रहा है, मे बी शायद कुछ रेलवे स्टेशन पे आज भी चल रहा हो, ठीक है। ये IBM के द्वारा बनाया गया था। फिर 1968 में क्या हुआ, जापान की कंपनी एप्सन ने 1968 में EP101 नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर का इन्वेंशन कर दिया। तो जापान की कंपनी जो एप्सन थी, उसने सबसे पहले EP101 का 1968 में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर बना दिया। अब जब ये बना दोस्तों, तो इन सब की तो कुछ ना कुछ दिक्कतें होने वाली थी। 1976 में क्या हुआ, फर्स्ट इंकजेट प्रिंटर बनाया गया। किसके द्वारा, HP, जिसका आप नाम सुनते हो, जिसके प्रिंटर भी आते हैं, ये सॉरी प्रिंटर के साथ साथ आपके लैपटॉप भी आते हैं, ह्यूलेट पैकर्ड, HP ने एक इंकजेट प्रिंटर को डेवलप किया। जस्ट 1976 के जस्ट बाद ही 1984 में हमारे पास आया लेज़र प्रिंटर, जो कि आज सबसे ज़्यादा चलता है। HP LaserZ आपने भी सुना होगा, जो लेज़र बीम पे वर्क करता है, और इसीलिए इसका नाम क्या होता है, लेज़र प्रिंटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे अभी जो हमारा प्रिंटर होता है, 3D प्रिंटर, वो वर्क किस चीज़ पे करता है। आपने देखा होगा कि आजकल ऑब्जेक्ट्स जो प्रिंट करते हैं वो भी एक प्रिंटर ही होते हैं, 3D प्रिंटर उन्हें बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग टेक्निक पे वर्क करते हैं। जो आज के 3D एडवांस प्रिंटर हैं उसमें FDM टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसे आप कहते हो फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग टेक्निक, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग टेक्निक। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो 3D प्रिंटर था, इन्वर्टर जो इनके इन्वेंशन करता कौन थे, यानी कि खोज करता जिन्होंने, या बनाया जिन्होंने, खोज करता नहीं सॉरी, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, स्टीवन स्कॉट क्रम। इन्होंने 1988 में पेटेंट कराया। इस जो टेक्निक थी जिससे 3D प्रिंटर चलता है, इस टेक्निक को उन्होंने खोजा, मतलब बनाया। अब 2D प्रिंटर का उपयोग कागज़ पर टेक्स्ट या ग्राफिक्स प्रिंट करते हैं। जो आपके 2D प्रिंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कागज़ पर टेक्स्ट या ग्राफिक्स प्रिंट करते हैं। 3D प्रिंटर क्या करता है, फिज़िकली थिंग्स को बनाने का काम करता है। फिज़िकली थिंग्स जैसे आप अगर चाहोगे हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसको बना ले, तो वो इस ऑब्जेक्ट को भी डेवलप कर देगा। ठीक है, इसके लिए कुछ आपका जो भी जिस तरह की प्लास्टिक चाहिए होगी या मेटल चाहिए होगा, वो सारी चीज़ें इस पर लगानी पड़ेगी, डालनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्क करता था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी मैं आपको बता दूं, वो नाम ही डॉट है, तो वो क्या करता था, वो हैमर के तरीके ऐसे इस तरीके से, जैसे ये है, ये इस तरीके से प्रिंट करता था। उसमें पिन्स लगी होती थी कई सारी, उसी पे वर्क करता था। अब उसका मैं बता इसलिए रहा हूँ कि प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन है वो डॉट्स पर इंच में मापा जाता है, और जितना ये अच्छा होगा प्रिंटर उतना ही अधिक अच्छा होगा। ठीक है, DPI जितना अधिक होगा प्रिंटर उतना ही बेस्ट क्वालिटी का होगा। जो ये ध्यान रखना, प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन नापा जाता है वो किस में, डॉट पर इंच में नापा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रिंटर होते कितने तरह के हैं। देयर आर 2 टाइप्स। कौन कौन से, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है करेक्टर प्रिंटर, एक लाइन प्रिंटर। ठीक, एक करेक्टर प्रिंटर, एक लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर का मतलब वो जो धीमे धीमे करके एक एक करेक्टर को प्रिंट करते हैं, उसे कहते हैं करेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर कौन से होते हैं, लाइन प्रिंटर वो होते हैं जो पूरी पूरी लाइन को एक बार में प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो करेक्टर प्रिंटर में कौन आता है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। ध्यान रखिएगा दोस्तों, करेक्टर प्रिंटर में कौन कौन आता है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। और लाइन प्रिंटर में कौन आता है, लाइन प्रिंटर में आता है ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ये तीनों किस में आते हैं, लाइन प्रिंटर में। इसी तरीके से अगर नॉन इम्पैक्ट में करें, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, जो प्रभाव डालता है। ठीक है, ये नॉन इम्पैक्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये अपना कोई प्रभाव नहीं डालता है। मतलब ये पेजेस पे जब वर्क होता है तो पेज पे प्रभाव डालना, मारना, कुछ करना, ये इसलिए इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि पेज पे कुछ नहीं करते हैं, कहीं हथौड़ा कहीं कुछ नहीं चलता। ठीक है, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, इसमें हथौड़ा लगा होता था, डेजी व्हील में व्हील लगा होता था, वो अपने आप ही वर्क करता था। अब नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है, इंकजेट, लेज़र, थर्मल, ये सारे प्रिंट, ये जो प्रिंटर्स हैं ये इसी में वर्क करते हैं। इसमें आप प्लॉटर भी आ जाता है इसमें आपका LED प्रिंटर भी आता है, इसमें आपका 3D प्रिंटर भी आता है। ये सारे के सारे प्रिंटर इसमें नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। ठीक है, अब स्पीड ऑफ प्रिंटर, जो प्रिंटर की स्पीड नापी जाती है वो किस में नापी जाती है दोस्तों, तो डॉट मैट्रिक्स जैसे कि डेजी व्हील है, ये CPS में, CPS इन द सेंस कैरेक्टर पर सेकंड बोल लीजिए या कैरेक्टर पर मिनट बोल दीजिए, दोनों ही सही हैं। जो आपको आंसर दिया होगा उसमें आप लगा देंगे कि डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील की स्पीड किस में नापी जाती है, सॉरी, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील की स्पीड किस में नापी जाती है, CPS और CPM, यानी कैरेक्टर पर सेकंड या कैरेक्टर पर मिनट में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ड्रम, चैन और बैंड, इन चूँकि ये लाइन में प्रिंट करते हैं तो इनको LPS या LPM यानी लाइन पर सेकंड या लाइन पर मिनट में इसकी स्पीड नापी जाती है। तीसरा दोस्तों क्या है, थर्मल, इंकजेट प्रिंट और लेज़र प्रिंटर। चूँकि ये
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, पेज पे कोई प्रभाव नहीं डालते, तो इनकी ये क्या करते हैं, इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, इसीलिए हम इनको पीपीएम में नापते हैं। पीपीएम इन द सेंस पेजेस पर मिनट या पेज पर मिनट पे ही इनको यूज़ किया जाता है। इनकी स्पीड बहुत, इनके कंपैरिजन में बहुत अधिक होती है। अब आज के एवोल्यूशन के टाइम में प्रिंटर और भी अच्छे होते जा रहे हैं, जिनकी स्पीड 3000, 4000, 5000 इस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। आगे आते हैं दोस्तों। अब प्रिंटर की बात हमने करी, प्रिंटर कनेक्ट कैसे करते हैं सिस्टम पे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा पैरेलल पोर्ट या यूएसबी पोर्ट। आज के टाइम पे आप यूएसबी पोर्ट देखते हैं, बट पहले के टाइम पे क्या होता था, पैरेलल पोर्ट आता था। पैरेलल पोर्ट में ही आप कुछ इस तरीके से बना होता था, ऐसे डॉट डॉट करके काम होता था इस तरीके से, उसमें आप लगाते थे तो वो पैरेलल पोर्ट कहलाता था। ठीक है, तो अगर दोनों ही ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे तो आप यूएसबी प्रिंटर पोर्ट पे लगाएंगे, लेकिन अगर यूएसबी पोर्ट नहीं दे रखा है, पैरेलल पोर्ट है, तो आप वहाँ पे पैरेलल पोर्ट ही लगाएंगे। बात करते हैं 3D प्रिंटर की। 3D प्रिंटर को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटर भी के नाम से भी जाना जाता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटर का मतलब होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की गई हो और एडिटिव टाइप की। एडिटिव का मतलब कुछ एक्स्ट्रा, जैसे आप इसमें कोई चीज़ कोई भी प्रिंटर आप डेवलप करोगे, आपने सुना होगा कि एक बेंगलुरु में, अगर आप पेपर पे पढ़ते होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि बेंगलुरु में अभी एक पोस्ट ऑफिस डेवलप किया गया है 3D प्रिंटर के माध्यम से ही। ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस इसी का नमूना है एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। मतलब उसमें इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की गई है कि अलग अलग ही लेवल पे हुए। 3D प्रिंटर को कैम यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस भी कहते हैं। वस्तुओं को यानी जो भी आपकी डिवाइसेस हैं उनको डिज़ाइन और कस्टमाइज इससे किया जा सकता है। ठीक है, आगे इन्वेंशन इनका क्या है, 1984 में इसका इन्वेंशन किया गया, किसके द्वारा, चक हल के द्वारा, चार्ल्स हल। इन्होंने 3D प्रिंटर को डेवलप किया था। नाम इनका चक हल था, चार्ल्स हल था, चार्ल्स हुल, लेकिन इनको इनके दोस्तों ने बोला चक चक चक, तो इनका नाम हो गया चक हल। ठीक है, अच्छा बनाते क्या क्या हैं, किस तरीके से काम क्या होता है, आप पीछे मैं अभी आपको बता चुका हूँ, FDM टेक्नोलॉजी वाली। ठीक है, ये प्लास्टिक मॉडल बनाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक मॉडल FDM टेक्नोलॉजी यानी कि फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। 3D वस्तु बनाते हैं जो DMLS यानी डायरेक्ट मेटल लेज़र सिंटरिंग प्रक्रिया के प्रयोग करते हैं। DMLS यानी डायरेक्ट मेटल लेज़र सिंटरिंग। ठीक है, फर्स्ट 3D प्रिंटर क्या है, फर्स्ट 3D प्रिंटर देखिए SLA-1 होता है, स्टीरियो लिथोग्राफी, दुनिया का पहला 3D प्रिंटर है। ठीक है, इसका मैं बता देता हूँ क्या क्या है। 3D प्रिंटर की मदद से बेंगलुरु में पहला 3D प्रिंटर पोस्ट ऑफिस बना है, जिसका जो टारगेट रखा गया था वो 45 डेज़ का था, बट बनाया इन्होंने 43 डेज़ में ही है। ठीक है, इसमें लगा कौन कौन था, IIT मद्रास और IIT के लोगों ने इससे मिलकर बनाया है। ठीक, दूसरी चीज़ दोस्तों, इसका जो उद्घाटन किया है वो अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। ये ध्यान रखिएगा, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और हमारी ही फील्ड के मंत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिलहाल क्वेश्चन आता नहीं है पर मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर भी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है, इसे IIT मद्रास और LT ने बनाया है। 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का ये बेहतरीन नमूना है। ठीक, इसके अलावा भारत का पहला 3D प्रिंटर हाउस, ध्यान रखिएगा वो ऑफिस था, ये हाउस है, दो चीज़ें यहाँ बन चुकी हैं, ये चेन्नई में है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगा था, सबसे पहले लगा था गोवा में। ये क्वेश्चन ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज हम यहीं तक क्लास करते हैं, इसके बाद आगे क्लास हम नेक्स्ट डे करेंगे, और आप लोग खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी कामना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे आगे मिलते हैं। गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।